हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम होना है उसके फुल सिलेबस के बारे में कि एक्चुअल में क्या क्या सिलेबस है और हमें क्या कितना पढ़ना है, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, उसके बाद कौन कौन से बुक्स सही होंगी उसको क्रैक करने के लिए। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके बाद फिर आपका मॉक टेस्ट आएगा। तो हम लोग डिटेल में पूरी बात करेंगे कि उसका जो सिलेबस है उसको हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसका पूरा डिटेल्ड में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा हम लोग कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं। ठीक, तो चलिए सिलेबस की अगर हम लोग बात देखते हैं तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई उसका ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ आपकी है 25 मार्क्स की। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई उसमें तो 5 नंबर की लिखी हुई है, लेकिन मैंने क्या किया है कि जो आपके दो टॉपिक हैं जो ग्राफ बेस्ड है, यानी कि टैबुलर ग्राफ और चार्ट ग्राफ को, उसको भी मैंने मैथ में ही कंसीडर किया है क्योंकि वो डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इन्होंने उसमें अलग कर दिया है और मैंने उसको मैथ में जोड़ दिया है। तो 20 नंबर का तो वो हो गया। 10 नंबर की अगर मैं देखूँ ग्राफ बेस्ड की बात कर रहे हैं तो 10 और प्लस 10 20 मार्क्स का तो आपका ये हो गया। और 5 नंबर की जो है वो सिर्फ आपकी मैथ आएगी, वो भी नॉर्मल मैथ आएगी और उसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है, बहुत पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, तो बहुत सिंपल सा है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैथ का हो गया 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपकी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी हो गई 5 नंबर की। ठीक है, उसके बहुत छोटे ही टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। ये ग्राफ की अगर बात करें तो मैंने ग्राफ को ले लिया है 20 मार्क्स पे। अगर देखा जाए तो 10 नंबर का जो चार्ट ग्राफ है वो रीजनिंग के हिस्से में आएगा और 10 नंबर का जो आपका टैबुलर ग्राफ है वो आपका मैथ के हिस्से में आएगा। लेकिन क्योंकि वो डीआई से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं तो मैंने पूरे को मैथ में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी, तो हिंदी आपका 15 नंबर का आएगा। ठीक है, जिसमें से आपका 5 नंबर के तो जो संधि विच्छेद है ये सारी चीज़ें हैं और 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, गद्य और पद्य दिया होगा। तो 15 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। और इंग्लिश क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम पूछ रहा है तो इंग्लिश आपका 5 नंबर का है। ठीक है, अब उस 5 नंबर में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है, तो मे भी ग्रामेटिकल और पैसेज एरर से हो सकता है। तो पैसेज से आपको पता है कि भाई पैसे से आपके एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम देगा ही देगा और 3 क्वेश्चन भी बहुत इजी वे पे होगा। और इंग्लिश जो है ये फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो है आपका, कह सकते हो, जीए और जीएस। ठीक है, ये है आपका 50 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों ने एक छोटा छोटा समझा कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे ओवरव्यू पे देखा। और आपको पता है कि भाई जो टाइम है वो 2 घंटे का है और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आप ये बोलें कि भाई टाइमिंग फॉर सब्जेक्ट, तो टाइमिंग फॉर सब्जेक्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबका अलग अलग होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है यानी कि 50 मार्क्स का है, जो 50 मार्क्स का है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, उसे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 50 मार्क्स का है। उसके बाद फिर आपका ये मैथ है। देखिए मैथ में कुछ नहीं है, ये ग्राफ है, बहुत ईजी वे पे ग्राफ हो जाएंगे, वो 25 मार्क्स तैयार हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप हिंदी को दीजिए, तो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है उसको उस हिसाब से आपको टाइम देना है। उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश को अगर आप पर डे आधे आधे घंटे भी देते हैं तो भी बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे जो ब्रॉड है वो है आपका जनरल अवेयरनेस और जीएस का। तो जनरल अवेयरनेस और जीएस का अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर का आ सकता है, या जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे, तो वो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करिए, मैं एक टाइम टेबल सेट करके आपको दूंगा आगे कि आपको किस किस हिसाब से पढ़ना है। अब जैसे जी और जीएस के पोर्शन जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री डिस्कशन किया और फिर मैंने डिस्कशन किया, ज्योग्राफी डिस्कशन किया, इकोनॉमी डिस्कशन किया, तो अब जैसे इसमें क्या है 4-5 टॉपिक है,
तो जो मेरा सजेशन है वो ये है कि जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता एक टॉपिक आपने उठाया, तो आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री। और क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में या ज्योग्राफी पढ़ने में, तो आप उसको टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपने एक टॉपिक दिया, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ इसकी, मैं बात करता हूँ जनरल साइंस, एक सेकेंड, हाँ मैं इसकी बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस में इंडिया, नेबर्स कंट्रीज, इंडिया स्टेट, इंडिया पार्लियामेंट, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने अलग अलग आपको बताए हुए हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने हर एक जितने भी आपके सब्जेक्ट आने हर एक का ऐसे डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से कि आपको किस टॉपिक को कितना कितना देना है। वैसे मेरा सजेशन है कि आप हाफ एन आवर दीजिए या 1 आवर दीजिए, और बाकी टाइम को आधा आधा दीजिए। मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना, दिन में 4 घंटे सफिशियंट है मेरे हिसाब से। आप मन लगा के 4 आवर पढ़िए, सफिशियंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस टेस्ट करिए और मॉक टेस्ट करिए, सिंपल सीधी सी बात है इसमें, ठीक है। कोई ज़्यादा उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर है। अब इसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो देखिए जिनके जो इनका निकला था नोटिफिकेशन, उन्होंने बता दिया था कि जो भी होगा वो NCERT बेस्ड जितने भी होंगे क्वेश्चन आंसर होंगे। मैं NCERT की बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे यूपी NCERT होती है, और मैं बात करूँगा कि आपकी एक तमिलनाडु NCERT होती है, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों के मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, उन सारी बुक्स की मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि ज़रूरत नहीं है। सारे सिलेबस आपके सामने हैं, आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, और अगर आपको लेना भी है तो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भैया डेली प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? कोई भी सेट पेपर आप खरीद लीजिए, किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रकाशन का आप खरीद लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। अदरवाइज रही बात मेरी, तो मैं आपको जो प्रैक्टिस के लिए है वो कुछ क्वेश्चन मैं डेली तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन हाँ जैसे मैंने 3 दिन में डाले, तो 3 दिन में आपको मैं 3 या 4 प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको PDF के फॉर्म पे मिल जाएगा। फिर बात आती है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है, आप कहीं से भी ऑनलाइन खरीद लीजिएगा, किसी भी बहुत सारे लोग चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरी बात करें तो मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, फ्री में प्रोवाइड करूँगा आपको, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेना चाहते हैं, ठीक। इसका एक डिटेल टाइम टेबल मैं आपको बनाकर दे दूँगा, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और प्रैक्टिस के लिए जितने भी UPSSC के जो पहले के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आया कि इंडियन हिस्ट्री से भाई 5 क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात, हमारे जो हैं वो 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और वो 100 नंबर के हैं, और जो टाइम है वो है 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का टाइम है, राइट। अब मैंने आपको बता रहा था कि मैथ में मैंने क्या क्या लिया है। देखिए मैथ में मैंने जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है ये आपका 5 नंबर का है, और यहाँ पे देखो ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन है और टेबल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है, ये 10-10 नंबर का है, और ये दोनों बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो 25 नंबर की तो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गई। अब हम बात करते हैं GA और GS की। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसको जनरल साइंस में जाएगा 6, और करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये इतने टॉपिक जो आपके हैं 8 टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे इसमें आपके इंपॉर्टेंट है, और आपको इस पर ज़्यादा मेहनत। अब बात इसको भी आपको सेग्रीगेट करना है, मैं आगे बताऊंगा कि करेंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। तो करेंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो ये दोनों, यानी अगर आपको GK और GA तैयार करनी है, उसमें भी आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी बांटनी है कि आपको करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो 10 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक है आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर के आएंगे। उसके बाद फिर मैंने बोला हिंदी के लिए, तो हिंदी देखो यहाँ 5 नंबर की है, और यहाँ पर देखो एक 10 नंबर की दी गई है, एनालिसिस ऑफ 2 अनरीड पैसेज, यानी कि आपके 2 अनरीड पैसेज आएंगे, गद्य और पद्य के पैसेज आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आंसर दिखा होगा, लेकिन उसमें भी आपको प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। और ये सबका सब मुझे ऐसा लगता है कि हाई स्कूल और इंटर की जो हिंदी की बुक है NCERT की, आप उसको पढ़ लेंगे
उसी से आएगा, उसके बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए हर एक टॉपिक जो हमारा 100 मार्क्स का आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, ये उसका है। अब हम लोग इसके भी डिटेल में चलते हैं कि भाई कैसे देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग के टॉपिक देखूँ तो देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूसिव रीजनिंग, लार्ज एंड स्मॉल, सेक्रेट एंड निगेटिव रीजनिंग यानी स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन। तो अगर देखें हम लोग तो टोटल हमारे शायद 9 टॉपिक है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक टॉपिक को 3 दिन दिए, ठीक है, एक टॉपिक को अगर आपने 3 दिन भी दिए तो आपका 27 डेज में यानी कि 1 मंथ में आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। तो आपको रीजनिंग सिर्फ हाफ एन आवर देनी है, इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाफ एन आवर दो, ज़्यादा हो 1 घंटे दे दो पर डे, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ का टारगेट सेट करो और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, बाकी किसी से क्वेश्चन आने नहीं है। तो इसमें जितने टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कैलेंडर और वॉच के एक क्वेश्चन परफेक्ट है, कोडिंग डिकोडिंग के, नंबर लेटर्स के, कॉज एंड इफेक्ट के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जनरल साइंस का लिखा हुआ है, तो बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायोलॉजी। तो ये बिल्कुल बेसिक आएगा, दैट मीन्स आप एनसीईआरटी की हाई स्कूल की जो बुक है आप उसको कवर कर लेंगे। मैं यहाँ पे नोट्स और कुछ टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो यूपी ट्रिपल एससी में पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। और पर डे अगर आप हाफ एन आवर देंगे इसको तो बहुत है, इससे ज़्यादा देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे। इसके बाद जनरल साइंस में देखिए, इंग्लिश ग्रामर आएगा जो कि बहुत ब्रॉड है, और क्वेश्चन ऑन पैसेज आएगा। बट एक बात समझो, ये 5 नंबर का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पैसेज अगर कोई देगा तो एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना पैसेज से। तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश ग्रामर में वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, तो बहुत एक नॉर्मल लेवल पे रहेगा। अगर आपसे छूट भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामर को आप पर डे ऐसा टारगेट सेट कर लो कि ग्रामर को आपको 4 दिन में एक आपको टॉपिक क्या करना है, ख़त्म करना है। भाई 60 दिन की हम एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर्स की बात हो रही है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। तो करेंट अफेयर्स में नेशनल करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, तो क्योंकि करेंट अफेयर्स की बात कर रहा है तो मैं 6 मंथ्स का लेके चलता हूँ। ठीक है, 6 मंथ्स का लेके मैं चलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लो, चलो 1 ईयर का ले लो, यानी कि 2021 से आप जनवरी से डिटेल्ड में पढ़ो और अभी से इसके नोट्स बनाते जाइए। अब इसमें आपको मेहनत करनी है क्योंकि इसके नोट्स आपको बनाते हुए चलने हैं कि हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस पर हम लोग ऐसा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। अब ये देखो, ये भी जनरल अवेयरनेस जो आपका है ये भी आपका 10 नंबर का है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो ज़्यादा स्कोरिंग है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो कम है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया के नेबर, तो देखो इंडिया के वैसे तो नेबर बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन नेबर्स हैं, और फिलहाल वो नेबर पूछेगा जिसका करंट में अभी कहीं ना कहीं कुछ एक रिलेशन हुआ होगा भारत के साथ। ठीक है, फिर उनके कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज वो उन्हीं की पूछेगा, या तो इसको आप प्रीवियस ईयर में चेक कर लीजिएगा, और वो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हो पाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि जो कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज आ चुके हैं, कई बार चीज़ें क्या होती हैं, रिपीट हो जाती हैं। उसके बाद इंडिया के स्टेट और यूटी, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इंडियन पार्लियामेंट कर लीजिए, फिर नेशनल डेज कर लीजिए, वही हमारे पुराने जितने भी टॉपिक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा हेडक्वार्टर्स के साथ। और फिर इंडियन टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इससे आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन 110% रखा ही रखा है। इसके बाद इंडियन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन है। रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछ लेते हैं, शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, CSIR कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे अभी अगर कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बुक्स एंड अथर्स, वो भी 1 ईयर के अंदर ही अंदर पूछ लेगा। मोस्टली ऐसा भी किसी को ग्रैमी अवार्ड मिला है तो किस बुक को मिला है, किस वेब सीरीज़ को मिला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर जो चलेगा उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, तो बहुत लिमिटेड टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो मुझे लगता है लगभग 15 टॉपिक होंगे। ठीक है, 13 टॉपिक है, तो 13 टॉपिक है, तो मैं एक टॉपिक को अगर 4 दिन भी देता हूँ, ठीक है,
एक टॉपिक को अगर मैं 4 दिन भी देता हूँ तो 15 चौको 60 दिन में हो जाएगा मेरे 15 टॉपिक। यहाँ तो 13 ही टॉपिक है ना, तो आराम से 50 डेज में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 डेज की हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये आपका जनरल हिंदी का है। तो जनरल हिंदी में देखो विलोम शब्द हो गया। अच्छा, जनरल हिंदी में बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। देखो रस है नहीं, अलंकार है नहीं, छंद है नहीं, तो जो हमारे डरने वाले टॉपिक थे वो तो सारे के सारे चले गए। भैया विलोम शब्द है, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक शब्द होना चाहिए, ठीक है, पर्यायवाची हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये जेंडर वाले हो गए, और समान शब्द हो गए, ठीक है। और कभी होता है ना, जैसे लिखा मैं जाती हूँ, ठीक है, लड़की के लिए, तो अगर लड़के के लिए होगा वह स्कूल जाती है और वह वापस घर आता है, तो एक बार जाती कर दिया, एक बार आता है कर दिया। तो इस टाइप की कॉमन एरर, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के तो आराम से उसको पढ़ेंगे और कर लेंगे। यहाँ पे हो गया ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, यानी कि वाक्य प्रयोग जो आपके होते हैं वो हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि लिमिटेड हिंदी भी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हिंदी इतनी है आपको कि आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और इन सारी चीज़ों का सारा डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन और विद आपके क्वेश्चन आंसर के साथ। क्लियर। फिर आगे आते हैं हम लोग। अब देखो ये है कि इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख के रखा हुआ है। आगे मैंने पूरा जितना भी सिलेबस है हमारा उसको मैंने हिंदी में भी दे के रखा है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कशन कर लेते हैं। ये ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये जितना भी है। और एलिमेंट्री अर्थमेटिक में भी देखिए बहुत लिमिटेड टॉपिक है, सिर्फ 6 टॉपिक है। होल नंबर हो गया, फ्रैक्शन डेसिमल यानी कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, 6 टॉपिक है केवल, और मैथ में है नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नंबर सिस्टम हो गया, और ये आपका हो गया सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, पावर वाले क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गया, और एवरेज हो गया। भाई 6 टॉपिक हैं, बेकार टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप पर डे, आप हर एक टॉपिक को अगर 4 दिन भी दोगे तो 24 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हर एक को ऐसे डे बाई डिवाइड कर लो, और एक टॉपिक को भाई 60 दिन का टारगेट है ना, तो हम हर एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं कि हम कैसे वहाँ पे क्वेश्चन ला सकते हैं। इसके बाद अब ये मैंने सारी चीज़ों को हिंदी में दे के रखा है। हिंदी में क्या थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय इतिहास की बात करें, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, स्पेसिफिक उसने कर दिया कि उसके कार्यकाल कई चीज़ें वो पूछेगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारे क्या है अपने आएंगे। तो इसमें कोई नया तो है नहीं, ये सारे के सारी चीज़ें आप वापस से पढ़ चुके हो। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, आप उसको डिवाइड करते हो, मैं कहता हूँ कि भाई चलो ये 13 टॉपिक है, और आपने एक को 4 डेज दिया, तो आपका 52 डेज में सफिशियंट आपका पूरी जो हिस्ट्री आनी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें पढ़ना कैसे है, देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध लिया, तो गौतम बुद्ध से भाई साहब आपके 30 ही क्वेश्चन तो हैं जो बार बार पूछता है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। भाई अगर बौद्ध धर्म की बात करें या हम जैन धर्म की बात करें, तो ले देकर वही 25-30 ही क्वेश्चन तो है जो पूछता है कि गौतम बुद्ध भाई जब घर से निकले तो उसको क्या बोलते हैं, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ प्राप्त हुआ, किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, ठीक है, इन सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, इनके उससे से तो किस 2 ग्रुप में बढ़ गए थे। लिमिटेड ही क्वेश्चन है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, मेरी कोशिश है, जो मैं पढ़ाने की स्ट्रेटजी मैंने सोची है, मैंने ये सोची है कि हर एक टॉपिक मैंने उठाया और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली जितना हमारे पास है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने उठाई, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान गए कि सभ्यता सबसे पहले कहाँ मिली, किसके किनारे है, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हमारे हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो भाई कहाँ जाएगा, नोट्स तो साथ में बनते जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको नोट्स बनाओ या ना बनाओ, वैसे बना लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, अदरवाइज आपके पास PDF आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे ब्रिटिश इंडिया आए तो वहीं से वक्त तक महात्मा गांधी की एंट्री कब भारत में होती है, महात्मा गांधी जी के जितने आंदोलन हैं उनकी क्या पत्रिकाएं हैं, क्या स्लोगन हैं,
वो सारी चीज़ें, जैसे उग्र राष्ट्रवाद क्या है, गरम दल, नरम दल, तो हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो पूछेगा नहीं, है ना, बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछेगा, तो हम लोग लिमिटेड चीज़ें उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर यहाँ पे भूगोल का हो गया। अब ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, यहाँ पे मैंने आपको टाइम इसलिए नहीं बताया है कि यहाँ पे आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भाई 1 घंटा देना चाहते हो या फिर आप 2 घंटा देना चाहते हो। उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। मेरा सजेशन ये है कि ज़्यादा हेक्टिक रखने की ज़रूरत नहीं है, आधे घंटे या 1 घंटे से ऊपर किसी भी टॉपिक को मत देना। या ऐसा कर लो कि एक दिन हिस्ट्री कर लो और उसको 2 घंटा दे दो, फिर उसके अगले दिन आप इंडियन नेशनल मूवमेंट दे दो, उसको 2 घंटा दे दो, फिर ज्योग्राफी को दे दो, या तो फिर इस टाइप से कर लो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको ठीक लगे आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये इकोनॉमी हो गया, तो इकोनॉमी जो मेन है वो आपका 1991 है, वहाँ से क्या सारी चीज़ें हुई थी, 1947 टू 1991 इकोनॉमी में क्या क्या सुधार हुए, ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय संविधान और वहाँ का लोक प्रशासन जो है हमारा, उसके बारे में हमको जानना है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो हमारा सामान्य विज्ञान है वो बहुत जनरल लेवल पे आएगी, ल्यूसेंट सबके पास होती है, ल्यूसेंट्स पढ़ लोगे तब भी सफिशिएंट है। अदरवाइज जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में हाई स्कूल तक के हैं वो सारे टॉपिक भी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है सारी चीज़ों के लिए, आपको उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ये आपका वही दिया हुआ है, वही हिंदी में सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो ये आपका जितना भी सिलेबस था वो है। जैसे यहाँ पे सामान्य जागरूकता पीछे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। हम लोग पीछे इंग्लिश में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैंने सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है कि जिसको कुछ में किसी भी लैंग्वेज में अगर दिक्कत होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ लेगा, ठीक है। अब ये जितना भी हमारा सिलेबस था टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बांट दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड होगा। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बुक्स होंगी पीडीएफ फॉर्मेट पे वो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसमें आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जितने भी जो मॉक प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जितने हो जाएंगे एटलीस्ट 10 या 12 15 जितने भी हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट हो गए, वो मैं आपको मिनिमम 15 यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म पे करा दूंगा। मॉक टेस्ट के मतलब है कि मैं आपको एक क्विज कराऊंगा मॉक टेस्ट के फॉर्म पे मैं क्विज कराऊंगा, एक पूरा सेक्टर बना के 10 में करा दूंगा। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है। इसका आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। अगर इसके अलावा जैसे कुछ होता है, जैसे प्रैक्टिस टेस्ट आपको ज़्यादा है तो फिर उसकी आपको क्या होगी, उसको आपको डिटेल में पूछना पड़ेगा। अगर ज़्यादा चाहते हैं मॉक टेस्ट या क्विज, मान लीजिए आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर उसका बहुत एक नॉमिनल चार्ज होगा, 100 रुपये या 200 रुपये होगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दुगनी या तिगनी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा या फिर आप मेल करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी नए वीडियोस मिलते आते जाएं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।